हमने क्या देखा था, फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और उसके बाद फीचर्स ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हम लोग मेरिट्स देख रहे थे ना कि हमारे यहाँ फायदे क्या है, हमने जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट किया है उसकी क्या क्या मेरिट्स है ना। तो हमारे क्या है, नॉइज आ रही है कोई बैकग्राउंड में, किसी म्यूट कर दीजिए आप अमित। देखो ठीक है ना, हम लोग मेरिट्स देख रहे थे। तो हमारे क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो उसकी मेरिट्स क्या है, हमारे क्या है, हार्मनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ये हमने देखा था। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है हमारे यहाँ क्योंकि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है सारे मिनिस्टर्स लोकसभा के लिए। तो हमारे क्या है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। हमारे डेपोटिज्म नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ सहमति से सब लोग डिसीजन लेते हैं ना, पार्लियामेंट कैबिनेट सब लोग मिलकर डिसाइड करते हैं, कैबिनेट बेसिकली डिसाइड करती है। वहाँ पर क्या है, ट्रम्प बहुत पावरफुल है। हमारे यहाँ जो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर वो इतने पावरफुल नहीं है। और रेडियो ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट, मान लो कल कल को अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है ना, तो हमारा फ्रेश इलेक्शन का तुरंत हो जाएंगे। वाइड रिप्रेजेंटेशन से हमारा जो है सारी जगह से, सारे एरिया से मिनिस्टर्स आ रहे हैं ना पूरे ऑल ओवर इंडिया से, तो हमारे क्या है वाइड रिप्रेजेंटेशन। लेकिन हमारे कुछ क्या है, इसी के साथ कुछ डीमेरिट्स है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, है ना। डीमेरिट्स क्या हो जाएंगी, मतलब कोई चीज के फायदे होते हैं तो कुछ चीज के नुकसान भी होते हैं। तो इसके अगर हम नुकसान देखें तो क्या है, अनस्टेबल गवर्नमेंट है हमारे यहाँ। हमारे अनस्टेबल गवर्नमेंट होगी। अनस्टेबल यही है क्योंकि कभी भी जो है डिसॉल्व कर सकते हैं लोकसभा को, जब उनका जो है रिप्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगा तभी हम जो है उसको डिसॉल्व करेंगे। नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज, डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट में डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी आती है तो उनकी पॉलिसीज जो होती है वो भी अलग होती है। जो पुरानी वाली नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज है ना, जैसे मान लो बीजेपी है, उसकी जो पॉलिसी है वो कुछ और अलग हो सकती है, और जो कांग्रेस है उसकी पॉलिसी अलग हो सकती है। तो जनरली क्या होता है ना कि वो पॉलिसी चेंज हो जाती है पॉलिसी। डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट, हमारा जो है कैबिनेट जो है बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो इसीलिए डिक्टेटरशिप बोलते हैं। हो सकता है पार्लियामेंट ये कैबिनेट जो है क्या हो जाए, कैबिनेट जो है डिक्टेटरशिप का मतलब ये है कि कैबिनेट की चलती है, हमारा कैबिनेट जो चाहती है कैबिनेट के अकॉर्डिंग है ना, अगेंस्ट द सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर क्यों है, क्योंकि जो कैबिनेट के मेंबर होते हैं हमारे यहाँ वो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन का भी पार्ट होते हैं और एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट होते हैं। तो हमारे यहाँ जो क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है जैसे अमेरिका में। अमेरिका में क्या है कि बिल्कुल क्लियरली सेपरेटेड गवर्नमेंट बाय एमेट्योर्स का। इसका मतलब है कि जो हमारे यहाँ जो मिनिस्टर्स हैं हमारे पास चॉइस नहीं है। हमारे जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं हमें जो है जो एमपीज है उन्हीं में से चूज करना पड़ता है, वो चाहे केपेबल हो या ना हो, है ना। अमेरिका में क्या होता है कि बाहर के लोगों को भी वो इनवाइट कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा जिन्होंने रिसर्च की हो या इकोनॉमिक्स में या डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में अगर उन्होंने रिसर्च किया तो एक्सपर्ट को वो लोग जो है अपनी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे जो एमपी है उन्हीं में से चुनना पड़ता है मिनिस्टर्स को, कैबिनेट मिनिस्टर्स। यही है फिफ्थ पॉइंट। उसके बाद रीजंस अगर हम लोग देखेंगे क्यों हमने अडॉप्ट किया था, तो वही फैमिलियरिटी विद द सिस्टम, क्योंकि हमारे यहाँ जो पहले से ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे 1935 का एक्ट और इसी टाइप का कुछ सेटअप था इंडिपेंडेंस से पहले ना, तो इसलिए हमने इसको अडॉप्ट किया। हम जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रेफरेंस देते हैं। आई नीड टू अवॉइड लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट्स, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इस वजह से हम देखते हैं, है ना। एक है देखो पेज नंबर 12.7 पे डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटिश मॉडल, कि हमारे यहाँ हमने तो ब्रिटिश से तो लिया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन हमारे यहाँ ब्रिटिश में कुछ डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि इंडिया ने जो है रिपब्लिकन सिस्टम अडॉप्ट किया है, ब्रिटिश में क्या है मोनार्की। हमारा जो हेड ऑफ स्टेट होता है जो वो प्रेसिडेंट है जो कि इलेक्ट होता है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है मोनार्क होता है, किंग और क्वीन आप लोगों को पता होगा, किंग और क्वीन वाला जो होता है, तो वहाँ पर मोनार्की, हमारे यहाँ रिपब्लिक। उसके बाद क्या है हमारे यहाँ क्या है कि ब्रिटिश हाँ डॉक्ट्रिन ऑफ सोवरेनिटी, हाँ हमारे वहाँ पर क्या है ब्रिटिश में जो पार्लियामेंट है वो सोवरेन है, हमारे यहाँ नहीं है ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, वहाँ पर जो है पार्लियामेंट्री सुप्रीम है, क्योंकि ब्रिटेन में जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, वहाँ पर जो है क्या कौन सुप्रीम है, वहाँ पर पार्लियामेंट सुप्रीम है। इन ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर शुड बी द मेंबर ऑफ द लोअर हाउस, वहाँ पर जो है लोअर हाउस के मेंबर मैंडेटरी होना चाहिए, हमारे किसी भी हाउस का हो सकते हैं, राज्यसभा का भी हो सकते हैं और लोकसभा का भी हो सकते हैं। दिख रहे हैं 1 2 3 4 करके पॉइंट्स हैं इसमें।
फोर्थ पॉइंट है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अलोन आर अपॉइंटेड बाय द एज मिनिस्टर्स। हाँ, हमारे यहाँ क्या है कि member of parliament alone are appointed as the ministers in parliament in India. Person who is not a member of parliament can also be appointed as a minister. वहाँ पर जो है जो मिनिस्टर्स होते हैं उन्हीं को जो है एमपीज होते हैं उन्हीं को मिनिस्टर अपॉइंट किया जा सकता है। हमारे किसी और को भी बाहर के भी किसी पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन उसको जो है 6 महीने के अंदर मेंबरशिप लेनी होती है। ये हम लोग डिफरेंस पढ़ रहे हैं कि हमारे यहाँ ब्रिटेन में डिफरेंस क्या है। अटॉक तो दोनों के पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंसेस है तो वो डिफरेंस नहीं देते हैं। ब्रिटेन हैज अ सिस्टम ऑफ लीगल रिस्पांसिबिलिटी। हमारा कोई लीगल रिस्पांसिबिलिटी नहीं है मिनिस्टर्स। ब्रिटेन में जो है लीगल रिस्पांसिबिलिटी होती है। और ब्रिटेन में शैडो कैबिनेट का कंसेप्ट होता है। शैडो कैबिनेट का मतलब है कि जैसे एक शैडो, जैसे हमारा एक प्राइम मिनिस्टर है, और शैडो कैबिनेट का मतलब है हमारा एक फाइनेंस मिनिस्टर है, कैबिनेट होम मिनिस्टर, उसी तरीके का वहाँ पे एक और डिट्टो एक सेम अलग अपोजिशन पार्टी के होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होता है, होम मिनिस्टर होता है, सब होता है। वो क्या करते हैं, एक तरीके से बैलेंस बना के रखते हैं ताकि जो है कैबिनेट जो है डिक्टेटरशिप ना करने लग जाए, है ना। एक शैडो ने शैडो कैबिनेट वाला बनता है। ठीक है, ये वाला चैप्टर हो गया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगला वाला करते हैं, है ना, नेक्स्ट चैप्टर। पॉलिटी की बुक है ना सबके पास? आई होप होगी सबके पास, है ना। पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखते हैं, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चैप्टर नंबर 13। उसके बाद फिर हम लोग इसको कर लेंगे, विजन वाली जो है ना, जो हम लोग करंट अफेयर कर रहे थे उसको जल्दी कर लेंगे। पॉलिटिकल साइंटिस्ट हमारे क्या है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो प्रीलिम्स में ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है, मेंस में तो अक्सर आता रहता है कि फेडरल प्रोविजन का मतलब क्या होता है या फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है ना। तो आपको पता होना चाहिए टिप्स पे 1 2 3 4 करके। तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे क्या है, फेडरल फॉर्म का पहले मतलब पता होना चाहिए कि फेडरल फॉर्म का मतलब होता है कि जो हमारे यहाँ पावर है वो डिवाइड है, नेशनल गवर्नमेंट है और रीजनल गवर्नमेंट। तो नेशनल रीजनल क्या होते हैं, हमारे सेंटर के बीच में और स्टेट के बीच में पावर क्या है, डिवाइड है ना। तो इसीलिए तो हमारे यहाँ क्या है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट्स में अपनी अलग अलग गवर्नमेंट होती है, इसी है ना, ये फेडरल सिस्टम का या फेडरल फीचर है हमारे इंडियन गवर्नमेंट। उसके बाद क्या है कि हमारे रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन जो टेबल बनी हुई है उसमें देखिए, फेडरल गवर्नमेंट होगी, डुअल गवर्नमेंट वही नेशनल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट, दूसरा क्या है रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो मतलब संविधान लिखा हुआ है तो कोई कंफ्लिक्ट नहीं होगा। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द हमारे क्या डिवीजन ऑफ पावर है बिटवीन नेशनल एंड रीजनल गवर्नमेंट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, मैंने पहले भी बताया था, लेकिन ब्रिटेन में क्या है, हमारे क्या है कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, ब्रिटेन में जो है पार्लियामेंट सुप्रीम है। हमारा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी और बाइकैमरल लेजिस्लेचर। जो लोग जो लोग नए हैं, नए आ गए कुछ लोग, देखो हम लोग चैप्टर नंबर 13 कर रहे हैं, आप लोग अपना म्यूट कर दीजिए। फेडरल सिस्टम पॉलिटी का एक 12 नंबर चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया। तो पॉलिटी की बुक हो तो 13 नंबर चैप्टर खोल लीजिए, उसमें हम लोग फीचर्स देखते हैं कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट के फीचर्स क्या क्या होते हैं, है ना। वो देख रहे हैं हम लोग। किसी के यहाँ से आवाज आ रही है? एक ही देशवाल म्यूट कर दीजिए अपना। डुअल गवर्नमेंट, डुअल गवर्नमेंट हो गई, क्या क्या फीचर्स हो गए एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। डुअल गवर्नमेंट है ना, नेशनल गवर्नमेंट, रीजनल गवर्नमेंट। दूसरा क्या हो गया, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर बिटवीन नेशनल एंड द रीजनल गवर्नमेंट, और सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड का मतलब हो गया कि हमारे रिजिड है कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ पार्ट है प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनको मोल्ड उसको चेंज करना, अमेंड करना बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए हम जो है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। हमारे क्या जुडिशरी इंडिपेंडेंट है ना। जुडिशरी इंडिपेंडेंट होने का मतलब हो गया कि कोई किसी के फेयर फेवर में काम नहीं करती, जुडिशरी जो बिल्कुल फ्री है हमारा, इंडिपेंडेंट ही वाला पावर है। उसके अलावा हमारा बाई कैमरल लेजिस्लेचर, बाई कैमरल का मतलब है क्या, लोकसभा राज्यसभा, है ना। ठीक है, इनको 2 4 बार ना लिख के देख लेना आप, ऐसे तो पढ़ के तो उतना याद नहीं रहता, एक पेन पेपर लिखना बस, आंखें बंद करके फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सोच लिया हमने, लिख लिख के देख लिया, 2 4 बार लिख के देख लोगे तो याद हो जाएगा। ये ना स्टेटमेंट वाइज भी मतलब पूछ सकते हैं एग्जाम। ये तो फेडरल फीचर हो गया। अब यूनिटरी फीचर दे देते हैं इसके बराबर में कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के हम क्या क्या फीचर होते हैं। देखो सिंगल गवर्नमेंट होती है मतलब, जैसे हमारा डबल है वहाँ यूनिटरी, यूनिटरी का मतलब ही हो गया यूनिट मतलब एक, तो सिंगल गवर्नमेंट हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिटर्न भी हो सकता है, अनरिटर्न भी हो सकता है। नो डिवीजन ऑफ पावर, वहाँ पर जो है पावर डिवाइड नहीं होती, जैसे हमारे पावर डिवाइड है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी सुप्रीम में नॉट भी सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिजिड और फ्लेक्सिबल है। जुडिशरी में भी इंडिपेंडेंट और में नॉट भी इंडिपेंडेंट, और मतलब लेजिस्लेचर में भी बाइकैमरल यूनिकैमरल, मतलब कुछ भी हो सकता है यूनिटरी में। और हमारे बस फेडरल वाले बहुत अच्छे से याद रखने कि फेडरल का मतलब क्या होता है। ठीक है,
अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग, फेडरल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। सबके पास बुक तो हो गया है वो। फेडरल फीचर्स क्या है, हमने जो है ना कुछ फेडरल फीचर्स भी अडॉप्ट किए हैं, कुछ यूनिटरी फीचर्स भी अडॉप्ट किए हैं। फेडरल फीचर हम लोगों ने क्या क्या अडॉप्ट किए, तो देखो हमारे डुअल पॉलिटी है ना। डुअल पॉलिटी का मतलब क्या हो गया कि हमारे यहाँ एक तो यूनियन है सेंटर में और स्टेट से, हाँ, मतलब स्टेट से ये तो सबको ही पता है, हमारे एक स्टेट गवर्नमेंट होती है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, तो इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं हमारा डुअल पॉलिटी है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स हैं, शेड्यूल्स हैं, और उसके बाद है डिवीजन ऑफ पावर। हमारे यहाँ पावर्स जो है डिवाइड है, तो किसके थ्रू हमें पता चलता है पावर हमारी डिवाइड है। शेड्यूल 7 है हमारे यहाँ, उसमें कंकरेंट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, तो उसके थ्रू हमारी पावर जो है क्या है, डिवाइड है। चलो नए आए हैं विश्वनाथ और एक डीएम, और आप लोग नए आए हैं, देखो हम लोग चैप्टर नंबर 13 कर रहे हैं, फेडरल सिस्टम, ठीक है। उसमें जो है हम लोगों ने इसके फीचर्स देख लिए थे, अब हम लोग देखते हैं कि फेडरल फीचर्स ये 1 2 3 4 करके दिए रखे हैं पेज नंबर 12 13.2 पर, तो उसमें आप लोग देख लीजिए कि जो फीचर्स दे रखे हैं वो हम लोग पढ़ रहे हैं। डुअल पॉलिटी हो गया है ना, डुअल पॉलिटी हमने पढ़ा था। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमने पढ़ा था कि हमारे यहाँ संविधान जो है लिखा हुआ है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा डिवीजन ऑफ पावर है, पावर जो है डिवाइड है। कैसे डिवाइड है, हमारा लिस्ट है, यूनियन लिस्ट हो गई, स्टेट लिस्ट हो गई, कंफ्रेंस लिस्ट हो गई, तो डिफरेंट लिस्ट में हमारा पावर जो है डिवाइड है। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया कि हमारे यहाँ जो कुछ पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, इनको अमेंड करना बहुत डिफिकल्ट है, तो रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो गया, वो हमने पढ़ा था अभी, बाइकॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। आई होप याद हो गई होंगे सबको, एक दो बार और देख लेना इनको तो याद हो जाएंगे, ये पता होना चाहिए, रेंज में बहुत क्वेश्चन आता है अक्सर इसका लिखने के लिए, हमें पता होना चाहिए फेडरल फीचर्स। अब फेडरल फीचर्स हमने अडॉप्ट किए हैं, उसके अलावा हमने कुछ यूनिटी फीचर्स भी अडॉप्ट किए हैं ना, जैसे कि हमारा सेंटर जो है स्ट्रॉन्ग है कंपैरेटिवली, स्टेट्स के कंपैरिजन में हमारा सेंटर जो है क्या है, स्ट्रॉन्ग। स्टेट्स नॉट इनडिस्ट्रक्टिबल, मतलब स्टेट्स जो है हमारे यहाँ से कॉन्स्टिट्यूट डिस्ट्रक्ट होने का मतलब अलग होने का अधिकार नहीं है स्टेट्स को। एक बार अगर स्टेट्स इंडिया का पार्ट है तो वो पार्ट ही होती है, उसको निकलने का या हटने का अधिकार नहीं है। कई सारी स्टेट्स ने डिमांड करती है कि जैसे जम्मू कश्मीर डिमांड करता था इंडिपेंडेंट बनने के लिए, तो वो जम्मू कश्मीर नहीं कर सकता, ठीक है, ठीक है। अब देखो हमारे क्या है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, ये तो सबको बताया कि हमारा सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। बस का डिफरेंस ये याद होना चाहिए, बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या फेडरल फीचर है क्या यूनिटरी फीचर है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। फेडरल रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो फेडरल फीचर है, लेकिन जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो क्या है, हमारा यूनिटरी फीचर है। और क्या है, नो इक्वालिटी ऑफ द रिप्रेजेंटेशन, हमारा पॉपुलेशन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन है ना, तो इसलिए इक्वालिटी नहीं है। लेकिन अमेरिका में क्या होता है कि दो दो सीट सबको जो है सारे स्टेट्स को दे दी गई है, पॉपुलेशन से मतलब नहीं है। हमारा जो है रिप्रेजेंटेशन जो है स्टेट्स का वो अलग है। हमारे इमरजेंसी प्रोविजन है वो भी क्या है, यूनिटरी फीचर। सिंगल सिटीजनशिप है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब कि हमारे यहाँ अपील वाला सिस्टम है ना, पहले मतलब हायरार्की ऑफ कोर्ट्स है, पहले सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसी को बोला इंटीग्रेटेड जुडिशरी। और क्या है हमारा, ऑल इंडिया सर्विसेज है ना, ऑल इंडिया सर्विसेज जिसके हम लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो भी एक यूनिटरी फीचर है। इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी, इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी है ना, वही इलेक्शन कमीशन होता है, तो पार्लियामेंट स्टेट का सबका इलेक्शन वही कंडक्ट कराते हैं। वीटो ओवर द स्टेट्स बिल, प्रेसिडेंट को जो है वीटो मिली हुई है, अगर वो चाहे तो स्टेट बिल के ऊपर भी क्या कर सकता है, वीटो कर सकता है। ये वही है, ये हमारा हो गया, क्या हो गया, चैप्टर नंबर हो गया फेडरल सिस्टम। अब आप लोग बताइए कि हम लोग ये करंट कर लें, आगे के दो चैप्टर और पढ़ लेगा, ज्यादा हो रहा होगा तो इसके आगे के दो चैप्टर और पढ़ लेते हैं, वरना एक करंट वगैरह कुछ पढ़ के फिर उसके बाद करते हैं। बताइए क्या करें। आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी। आवाज नहीं आ रही है क्या। मैम करंट वाला कर लेते हैं। ठीक है, करंट वाला कर लेते हैं। देखो हम लोगों ने कल जो है पढ़ लिया था, हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था कल, आर्टिकल 371 से 371 जे तक
जो लोग कल थे तो उनको पता होगा, आगे का पढ़ लेते हैं, है ना। अच्छा, आगे का भी पढ़ लिया था हम लोगों ने, ये पार्लियामेंट्री कमेटी वगैरह भी पढ़ ली थी। पार्लियामेंट्री कमेटी मैंने बताया था ना, रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। पार्लियामेंट्री कमेटी दो टाइप की होती है, स्टैंडिंग कमेटी और एडहॉक कमेटी। स्टैंडिंग होती है जो कि परमानेंट होती है, हर साल उसको बनाया जाता है ना। और एडहॉक कमेटी जो होती है वो टेम्परेरी होती है, जब टास्क एक पर्टिकुलर कुछ टास्क होता है उसके लिए बनाई जाती है, उसके बाद जब टास्क वो खत्म हो जाता है तो उसको क्या करते हैं, उसको हटा देते हैं, मतलब वो खत्म हो जाती है, उसका टास्क खत्म होते हैं। तो कमिटीज जो होती है उनका काम क्या होता है ना, ये दे रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स मेंशन अबाउट दीज कमिटी एट डिफरेंट बेसिस। ये ना मतलब स्क्रूटनी करती है, जब कोई बिल आता है तो उसका ना पूरा डिटेल में स्क्रूटनी करना, उसके फायदे नुकसान सारी एनालिसिस में हेल्प करती है जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, लोगों ने कर दिया था। एथिक्स कमेटी वही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये कोड ऑफ कंडक्ट को मेंटेन रखने के लिए लोकसभा एमपीज के लिए एथिक्स कमेटी बनाई। ये प्रिविलेज वाला भी कल हम लोगों ने पढ़ लिया था कि हाँ, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होते हैं, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन दो टाइप के होते हैं, कलेक्टिव और इंडिविजुअल। तो आर्टिकल था 105 और 194, ये सारा कल पढ़ लिया था हम लोगों ने। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रिविलेज मोशन क्या होता है, कल जो थे बताओ, प्रिविलेज मोशन क्या होता है विश्वनाथ, वीरांगना, नहीं पता किसी को, चलो पढ़ लेते हैं। प्रिविलेज मोशन का मतलब होता है कि मूव्ड बाय द मेंबर व्हेन ही फील्स दैट द मिनिस्टर हैज कमिटेड ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट, मतलब कोई मिनिस्टर ने अगर पार्लियामेंट को ब्रीच किया है, उसने कोई झूठ बोला है ना, कोई रॉन्ग या डिस्टॉर्टेड इन्फॉर्मेशन दी है, तो जो है कोई भी मेंबर जो है प्रिविलेज मोशन लेके आ सकता है। कमेटी, एक कमेटी ऑन प्रिविलेजेस है, वो भी दोनों हाउस में कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। इसमें जो है 15 मेंबर लोकसभा में होते हैं, 10 मेंबर जो है राज्यसभा में होते हैं, ठीक है। ये भी ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट से रिलेटेड उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। अब देखो, एंटी डिफेक्शन लॉ भी पढ़ लिया था, लेजिस्लेटिव काउंसिल पढ़ना है हम लोगों को, ये हमने पढ़ लिया था। लेजिस्लेटिव काउंसिल और स्टैंडिंग कमेटी एवरी ईयर रिन्यूअल ऑफ, देखो दो टाइप की कमेटी होती है ना, स्टैंडिंग कमेटी होती है, एक एडहॉक कमेटी होती है और एक परमानेंट कमेटी होती है। तो परमानेंट कमेटी जो होती है वो हर साल बनती है, जो एडहॉक कमेटी होती है वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनती है, उसके बाद फिर जो है खत्म हो जाती है वो। अब देखो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का क्या है, देखो दो दो ऑर्गन होते हैं हमें पता है, एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। तो जो आंध्र प्रदेश असेंबली है उसने जो रेजोल्यूशन पास किया है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं उनको जो है अबॉलिश करने के लिए, ठीक है। देखो ये तो हमें पता ही है, जैसे लोकसभा राज्यसभा दो ऑर्गन होते हैं, ऐसे स्टेट में दो होते हैं, एक तो असेंबली होती है, एक काउंसिल होती है। तो आंध्र प्रदेश में भी दो हाउस है, तो उसने बोला है कि हमारे जो लेजिस्लेटिव कमेटी है उसको खत्म करने के रेजोल्यूशन लेके आए हैं वो, ठीक है। तो प्रोसीजर क्या होता है, अगर हमें मान लो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है खत्म करना है तो उसके लिए प्रोसीजर क्या होता है, वो प्रोसीजर देखते हैं हम लोग कि क्या प्रोसीजर। ये वो एक्ट लेके आएंगे अपने यहाँ, है ना। एक्ट को जो है पास होना जरूरी है स्पेशल मेजोरिटी से, देखो ये लिखा हुआ है कि स्पेशल मेजोरिटी, है ना। जब रिजोल्यूशन लेके आएंगे तो उसमें जो है स्पेशल मेजोरिटी से उसको पास कराना पड़ेगा। जब वो स्पेशल मेजोरिटी से वहीं पर पास हो जाएगा, स्पेशल मेजोरिटी का मतलब देखो क्या होता है, ये दे रखा है, अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 मेंबर ऑफ द असेंबली प्रेजेंट एंड वोटिंग, है ना। एक तो जो टोटल मेंबरशिप है जितनी भी, मान लो 200 लोग हैं, तो टोटल मेंबरशिप का 50% होना चाहिए। मेजोरिटी का मतलब 50% प्लस वन, मतलब 101 प्लस मेजोरिटी ऑफ टू नॉट लेस देन 2/3। ये जो 200 है उनका 2/3 से कम, 200 नहीं, जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है, मान लो हाउस में आया रेजोल्यूशन आया हाउस में उस टाइम 150 मेंबर मतलब प्रेजेंट है, तो उनका 2/3 प्रेजेंट और वोटिंग है, जितने भी लोग वोट कर रहे हैं, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब ये होता है। तो इसको जो है स्पेशल मेजोरिटी से पास कराना पड़ेगा स्टेट से। जब वो स्पेशल मेजोरिटी से पास हो जाएगा उसके बाद फिर वो कहाँ जाएगा, पार्लियामेंट में आएगा, है ना। तो पार्लियामेंट फिर इसको सिंपल मेजोरिटी से पास कराएगा, और सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट में पास हो गया तो वहां पर जो है काउंसिल जो है अबॉलिश हो जाएगी। देखो लिखा हुआ है, ये बात याद रखना कि स्टेट में जो है स्पेशल मेजोरिटी से होता है, लेकिन सेंटर में अगर इस टाइप का कोई रेजोल्यूशन आता है तो वो सिंपल मेजोरिटी से होता है। और इसको जो है आर्टिकल 368 के अंदर क्या है, हम लोग अमेंडमेंट नहीं मानते कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 368 जो है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे करके मेरे ख्याल से 10 नंबर चैप्टर है, उसको एक बार देख लेना फटाफट, हम लोगों ने भी 2 दिन पहले देखा था, उसको पढ़ लिया था। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 5 मिनट में हो जाएगा, छोटा सा चैप्टर है। तो उसमें देख लेना कि कौन से जो है स्पेशल मेजोरिटी से पास होते हैं, कौन से सिंपल मेजोरिटी से पास होते हैं, और किसमें जो है स्टेट्स की कंसेंट की जरूरत होती है। तो यही है इसमें, और कुछ नहीं। हमने फिर इसमें नीचे ये लिखा हुआ है कहाँ कहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं। अभी जो है 6 जगह पर लेजिस्लेटिव
काउंसिल्स है ना, वो 6 जगह कौन कौन सी? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बाज मुक्त करके कोड याद किया था, लेकिन अब वो इतना बाज मुक्त खत्म हो जाएगा क्योंकि जम्मू कश्मीर में खत्म हो गया, आंध्र प्रदेश लेके ही आया है। तो ऐसे करके लिख लेना और उसमें से जे हटा देना, अपने हिसाब से याद कर लेना, कुछ ट्रिक वगैरह बना के ना किस जगह पर है, वैसे ही वरना लोकेशन से देखो। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हो गया क्योंकि ये नए बने हैं, अपना यूपी बिहार हो गया, यूपी के बराबर में बिहार है, महाराष्ट्र हो गया और कर्नाटक हो गया, इन 6 जगह पे है विलेज काउंसिल। पावर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होती है? काउंसिल इज नॉट अ रिवाइजिंग बॉडी लाइक द राज्यसभा, इट इज ओनली डायरेक्टली और एडवाइजरी बॉडी। मतलब काउंसिल जो होती है एक एडवाइजरी बॉडी होती है, बस एडवाइस देती है। अब देखो, final power of passing an ordinary bill lies with the assembly at the most. Council can detain or delay the bill for the period of 4 months, है ना। जो फाइनल डिसीजन होता है वो तो असेंबली ही लेती है कोई बिल से रिलेटेड, लेकिन अगर चाहे तो ये डिले कर सकती है बिल को, लिखा हुआ है ना, डिटेन एंड डिले द बिल फॉर द पीरियड ऑफ 3 months in the first instance and 1 month in the second instance। अब देखते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन। लीडर ऑफ अपोजिशन का मतलब क्या होता है कि इन द लोकसभा इलेक्शन नन ऑफ द पार्टी, जब कोई भी पार्टी, पता होगा आप लोग को लीडर ऑफ अपोजिशन, अगर कोई पार्टी है, मान लो बीजेपी जीत के आई थी, बीजेपी का एग्जाम्पल से जीत के आई, उसके बाद जो कांग्रेस थी उसको सबसे सेकंड नंबर पर वोट मिले थे, तो अगर टोटल वोट्स का उसको 10% मिलते हैं तो जो उसका लीडर होगा उसको जो है लीडर ऑफ अपोजिशन बोलेंगे, है ना। तो यही हो गया कि एटलीस्ट जो है 10% वोट्स अगर कोई सिक्योर करती है तो जो है उसको लीडर ऑफ अपोजिशन बोलते हैं। लीडर जो उसको हेड होगा उसको लीडर ऑफ अपोजिशन बोलेंगे, लेकिन इस बार कांग्रेस को मिले नहीं थे इतने, तो इसलिए हमारे यहाँ कोई भी लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है। तो लीडर ऑफ अपोजिशन क्या है? देखो इसमें लिखा हुआ है कि स्टैट्यूटरी पोस्ट है। स्टैट्यूटरी का मतलब है कि ये किसी एक्ट के थ्रू बनी होगी, तो एक्ट कौन सा है? सैलरी एंड अलाउंसेस एक्ट है, उसके थ्रू जो है लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट है। सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द लीडर ऑफ अपोजिशन पार्लियामेंट, सालों एक्ट है 1977, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है। द एक्ट डिफाइन एलओपी एज अ लीडर। इस एक्ट में क्या लिखा हुआ है कि लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होगा? लीडर इन दैट द हाउस ऑफ पार्टी इन द अपोजिशन टू द गवर्नमेंट हैव ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ। इसमें बोला है कि अगर कोई भी पार्टी है जिसको जो है सबसे ज्यादा वोट मिले, ग्रेटेस्ट, सबसे ज्यादा वाली तो मतलब जैसे बीजेपी है उसको सबसे ज्यादा वोट मिले तो वो तो गवर्नमेंट बना लेगी, उसके बाद जो सेकंड नंबर पे हाईएस्ट जिसको वोट मिलेंगे उसी को लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी बोलेंगे, उसी को अपोजिशन पार्टी और लीडर ऑफ अपोजिशन उसी पार्टी का लीडर, है ना। ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ वाला कॉन्सेप्ट है इस वाले एक्ट में। However, while recognizing LOP, the speaker should follow the direction of the speaker in the notes। ठीक है, आगे कुछ ऐसा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, लास्ट वाला ये देख लो बस। LOP enjoy the rank of cabinet minister। ये कैबिनेट मिनिस्टर्स की रैंक का होता है और इज द पैनल ऑफ द मेंबर। हाँ, जब सीबीसी, सीबीआई, डायरेक्टर, लोकपाल, इन सब का क्या होता है जब अपॉइंटमेंट होता है तो ये एक कमेटी बनती है ना, आप लोग को पता होगा, सीबीसी और सीबीआई वगैरह का अपॉइंटमेंट में कमेटी होती है जिसमें जनरली पीएम होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होता है किसी में होम मिनिस्टर होता है, अलग अलग पार्टी का अलग अलग फॉर्मेशन है। तो बस यही बता रहे हैं कि ये सीबीसी, सीबीआई और लोकपाल का जब क्या होता है, इलेक्शन होता है तो ये सिलेक्ट कमेटी में होते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन का। देखो प्राइवेट मेंबर बिल। प्राइवेट मेंबर बिल पता ही होगा, प्राइवेट मेंबर बिल जो होते हैं वो क्या होते हैं? अदर देन जो मिनिस्टर लेके आते हैं उसको प्राइवेट मेंबर बिल बोलते हैं। प्राइवेट मेंबर बिल, एमपी हु इज नॉट द मेंबर, who is not the minister is referred as a private member bill, है ना। Any member of parliament who is not a member of who is not a member is referred as a private। ठीक है, प्राइवेट बिल समझ आ गया होगा। अगर कोई भी मिनिस्टर है, मिनिस्टर के अलावा कोई भी बंदा अगर कोई बिल लेके आएगा उसको प्राइवेट मेंबर बिल लेके बोल। अगर प्राइवेट मेंबर बिल लेके आना होता है तो द इंट्रोडक्शन इन द हाउस 1 मंथ, पहले 1 महीने का नोटिस देना होता है ना। अगर मिनिस्टर के अलावा कोई भी मेंबर अगर कोई प्राइवेट मेंबर बिल लेके आएगा, है ना, कोई भी प्राइवेट मेंबर है बिल लेके आएगा तो उसको 1 महीने का पहले नोटिस देना होगा, है ना। और सिर्फ जो है इस पर डिस्कशन जो है ओनली ऑन फ्राइडे, मतलब सिर्फ फ्राइडे को इस पर डिस्कशन, ठीक है, ये लिखा हुआ है इसमें। उसके बाद क्या है? द लास्ट टाइम अ प्राइवेट मेंबर बिल वाज पास्ड बाय बोथ हाउसेस was in 1973। मतलब 1970 में लास्ट टाइम एक प्राइवेट मेंबर बिल पास हुआ था। ये क्या दिखाता है कि जनरली जो, हाँ, ये क्या दिखाता है कि जनरली जो प्राइवेट मेंबर बिल होते हैं वो पास नहीं हो पाते, है ना। लास्ट टाइम जो हुआ था तो 1970 में हुआ।
कौन सा बिल था? सुप्रीम कोर्ट एनलार्जमेंट एंड क्रिमिनल अपीलेट बिल 1968, लास्ट टाइम तब पास हुआ था प्राइवेट मेंबर। 14 प्राइवेट मेंबर बिल 5 ऑफ ईच वन, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये बॉक्स में जो है वो देख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज सेट एक्सपेंडिचर लिमिट ऑफ 70 लाख फॉर द कैंडिडेट्स इन द लोकसभा। मतलब लोकसभा में अगर आपको इलेक्शन लड़ना है तो आप जो है एक्सपेंडिचर की जो लिमिट है वो 70 लाख है। ठीक है, 70 लाख रुपए तक आप खर्च कर सकते हैं। लैप्सिंग ऑफ बिल देखते हैं। देखो लैप्सिंग ऑफ बिल वाला ये वाला क्वेश्चन है, एक बार यूपीएससी में आया हुआ है। ईयर मुझे याद नहीं है, लेकिन एक बार आया था ये वाला क्वेश्चन, थोड़ा डिफिकल्ट से कंसेप्ट है। देखो इसमें वाइस प्रेसिडेंट कॉल फॉर रीथिंक ऑफ द प्रोविजन ऑटोमेटिक लैप्सिंग। हाँ देखो क्या होता है ना, कभी कभी कुछ जैसे पार्लियामेंट डिसॉल्व हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो कुछ बिल जो होते हैं लैप्स हो जाते हैं, कुछ जो है रह जाते हैं। तो हमें वही देखना है कि कौन कौन से बिल जो है जब ये देखा ना, ये आर्टिकल 107 में दे रखा है, इंट्रोडक्शन पासिंग ऑफ द बिल on the dissolution of the Lok Sabha cases when a bill lapse। अच्छा, जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, मतलब लोकसभा अगर डिसॉल्व हो जाती है तो कौन कौन से बिल जो है लैप्स हो जाते हैं, है ना, वो देखते हैं हमें। ये मतलब मैंने ऐसे याद कर रखा है, आप लोग चाहें तो ऐसे याद कर सकते हैं कि जो लोकसभा है उसमें क्या है, एक वायरस है ना। वायरस या बॉम्ब है लोकसभा में, फट गया तो जितने भी उसके लोकसभा के आसपास के लोग होंगे वो उनमें जो है वो वायरस फैला हुआ है। अगर लोकसभा में कोई भी है तो उस पर जो है इन्फेक्शन फैल जाएगा। तो ऐसे करके याद रखना, उसी से याद रखेंगे। मतलब जो लोकसभा से जितने भी रिलेटेड बिल होंगे, चाहे वो लोकसभा में कैसे भी आए हों, तो वो जो है लैप्स हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि लोकसभा में वायरस है इसलिए। लेकिन प्रेसिडेंट के पास जो है उसकी एंटी वायरस है, डॉट है। अगर प्रेसिडेंट के पास लोकसभा से बिल गया है तो वो लैप्स नहीं होगा, बाकी बिल लैप्स हो जाएंगे। ठीक है, अभी पढ़ के देखो, मुझे लग रहा है समझ आ जाएगा आपको। देखो क्या होगा, बिल ओरिजिनेटेड इन द लोकसभा बट पेंडिंग इन द लोकसभा, है ना, क्योंकि लोकसभा में वायरस है इसलिए लोकसभा में ओरिजिनेट हुआ था बिल, है ना, इसलिए वो लैप्स हो गया। बिल ओरिजिनेटेड पास्ड बाय द राज्यसभा बट पेंडिंग इन द लोकसभा, आ तो लोकसभा में ही गया ना, लोकसभा में वायरस है तो पेंड हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। उसके बाद बिल ओरिजिनेटेड पास बाय द लोकसभा बट पेंडिंग इन द राज्यसभा। ये भी ठीक है, समझ आ रहा होगा मेरे ख्याल से। बड़ा डिफिकल्ट सा, वैसे कॉम्प्लिकेटेड सा सब्जेक्ट है, समझ नहीं आता ये कि कौन सा लैप्स हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है, तो ऐसे क्लियर हो जाएगा। द बिल ओरिजिनेटेड इन द राज्यसभा रिटर्न टू दैट हाउस बाय द लोकसभा व्हेन अमेंडमेंट स्टिल पेंडिंग इन द राज्यसभा लैप्स, है ना। लोकसभा से आ गया ना, लोकसभा जहां भी आ गया मतलब वो लैप्स हो ही जाना है। ठीक है, बस कुछ केसेस में नहीं होता, वो देख लेते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास वो है ना एंटी वायरस, इसलिए प्रेसिडेंट वाले के पास चला जाएगा तो लैप्स नहीं होगा। जैसे कि देखो, द बिल डज नॉट लैप्स, कौन से बिल जो है लैप्स नहीं होते। अ बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा, है ना, पेंडिंग इन द राज्यसभा नॉट पास बाय द लोकसभा डज नॉट लैप्स। मतलब ये तो लोकसभा में गया ही नहीं ना, ये क्या है, पेंडिंग इन द राज्यसभा, मतलब राज्यसभा में पेंडिंग था, एंड नॉट पास द लोकसभा डज नॉट लैप्स। ठीक है, समझ आ गया, क्योंकि लोकसभा में गया ही नहीं इसलिए लैप्स नहीं होगा ये। इफ द प्रेसिडेंट हैड नोटिफाई द होल्डिंग ऑफ द जॉइंट सिटिंग बिफोर द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा डज नॉट लैप्स। मतलब अभी जॉइंट सिटिंग के लिए बोला है लेकिन जॉइंट सिटिंग हुई नहीं है, तो इसलिए ये वाला बिल भी लैप्स नहीं होगा। A bill passed by both houses of the parliament but pending assent of the president does not lapse। मैंने बताया था प्रेसिडेंट के पास क्योंकि एंटी वायरस है, तो प्रेसिडेंट के पास लोकसभा के दोनों हाउसेस से जाके पास हो गया है, तो प्रेसिडेंट ने उस पर एंटी वायरस अपना लगा दिया, तो इसलिए वो लैप्स नहीं होगा। A bill passed by both houses but returned by the president for reconsideration of the house does not lapse, है ना। ये आई थिंक दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, या प्रेसिडेंट आ गया तो इसलिए दोनों लैप्स नहीं होंगे। आगे करते हैं हम लोग, क्लियर हो गया ना। आवाज आ रही है, एक बार बोल देना, मुझे ऐसा लग रहा है मैं खुद ही बोले जा रही हूँ। हाँ ना, कोई बोलो कुछ एक बार, आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है। ठीक है ओके। ऐसे सन्नाटा सा होता है ना, ऐसा लगता है मैं अकेले तो नहीं बोलती चली जा रही, कुछ जा भी रहा है या नहीं आ रहा, कुछ दिख तो रहा नहीं है किसी। ठीक है, चलो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट देखते हैं हम लोग पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस पढ़ाते हैं, क्या हो गया, हाँ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट देखते हैं हम लोग। President is rejected a petition demanding disqualification of Delhi MLAs for the okay। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हम लोग देखते हैं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है ना। प्रेसिडेंट ने जो है पिटीशन रिजेक्ट कर दिया, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द दिल्ली एमएलएस फॉर, ठीक है, कुछ जो दिल्ली के एमएलए थे उनका एलिगेशन था कि वो जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करके रख रहे हैं, तो प्रेसिडेंट जो है उसको रिजेक्ट कर दिया, तो इसलिए ये न्यूज में है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, ये आर्टिकल 102 और आर्टिकल 191 में मेंशन कर रखा है, दे रखा है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर।
हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसमें क्लियरली डिफाइन नहीं कर रखा कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, लेकिन जो अलग अलग केसेस हैं उससे हम लोग इंटरप्रिटेट कर लेते हैं कि क्या है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और डिस्काउंट। तो देखो, बट नाइदर डिफाइन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, लिखा हुआ है ना कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है, नॉर ना ही आरपीए जो है ना रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसमें भी डिफाइन नहीं है हमारा। सुप्रीम कोर्ट इन प्रद्युत वार्दोलोई वर्सेस स्वप्न रॉय, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अगर जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आपको टेस्ट करना है तो आपको जो है मतलब कुछ देखना है, इन कंडीशन पे अगर वो फॉलो कर रहा है तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होगा, अगर इन कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होगा। तो सबसे पहले तो ये केस याद करके रखना है कि ना ये केस हो गया प्रद्युत वार्दोलोई वर्सेस स्वप्न रॉय। कल हम लोगों ने इंदिरा साहनी केस पढ़ा था, याद है किसी को? लक्ष्मी जरनैल सिंह वाला केस पढ़ा था, मैंने कहा था ये केसेस याद कर लिया करना, इंपॉर्टेंट होते हैं बहुत। इंदिरा साहनी, दिमाग चलाइए थोड़ा सा, इंदिरा साहनी में क्या बोला था? इंदिरा साहनी में बोला था, हाँ बोल रहा है कोई मैम बताए? 50% कैप। हाँ 50% कैप वाला है, ठीक है। इसी तरीके से प्रद्युत बारदोलोई वर्सेस स्वप्न रॉय, ये केस याद रखना। इस केस में बोला था कि अगर आपको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट चेक करना है तो कुछ देख लो आप, है ना, ये कुछ कंडीशंस है, अगर ये इनको फुलफिल कर रहा है तो उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बोलेंगे हम, ठीक है। अगर जो वेदर द गवर्नमेंट मेक्स द अपॉइंटमेंट, अगर उसका अपॉइंटमेंट जो गवर्नमेंट ने किया हो, अगर गवर्नमेंट को राइट हो उसको डिसमिस करने का और रिमूव करने का, या गवर्नमेंट जो है उसको रिनोमिनेशन पे करती हो, मतलब पैसा जो उसकी सैलरी जो आ रही है वो गवर्नमेंट से आ रही हो, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट के अंडर कुछ फंक्शन कर रहा हो, और गवर्नमेंट या फिर उसकी परफॉर्मेंस को कंट्रोल कर रही हो, मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर कोई भी बंदा है ना, गवर्नमेंट की सैलरी आ रही हो, गवर्नमेंट उसको अपॉइंट कर रही हो, या फिर गवर्नमेंट को डिसमिस करने का गवर्नमेंट को राइट हो, तो वो सारा ना ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आए, उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मानते हैं। मान लो जैसे गवर्नमेंट जॉब वाले एम्प्लॉयज होते हैं, आपके पेरेंट्स भी होंगे कुछ, तो वो सारा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आएगा के अंदर आएगा, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट किसी के पेरेंट्स से, किसी के स्टेट गवर्नमेंट में, तो गवर्नमेंट पैसा पे कर रही है तो यानी कि वो क्या है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। तो ऐसे लोगों पे जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हैं ना, उन पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, है ना। तो देखो आगे ये हो गया, कौन से केस में बताया, ये याद रखना कि कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है हमारा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये जो है प्रद्युत बारदोलोई वर्सेस स्वप्न रॉय केस है ना, 2001 में आया था, सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि अगर चेक करना है तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ये सारी कंडीशन देखो। देखो एक और एक इशू है, इसको हम लोग कोर्ट करते हैं मेंस में, ये आप लोग रट लोगे ना तो मेंस में भी काम आएंगे, सेकंड पेपर में बहुत काम आते हैं केसेस वगैरह लिखने के। तो देखो इसमें क्या था, जया सिंह, इसमें जया बच्चन जो थी ना वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रही थी, वो एक तो एमपी भी थी, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी होल्ड कर रही थी। तो वो क्या है इसमें इशू बताते हैं, एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट व्हिच इज केपेबल ऑफ फील्डिंग, ऑफिस ऑफ मतलब वो किसी की ना डायरेक्टर थी, शायद मेरे ख्याल से कुछ फिल्म विल्म से रिलेटेड कुछ डिपार्टमेंट था उसकी, वो डायरेक्टर भी थी और साथ में जो है एमपी भी थी। तो वो दोनों चीज उन्होंने बोला था कि आप ना दोनों चीज एक साथ नहीं कर सकते, एमपी हैं तो आप जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है होल्ड नहीं कर सकते। तो जया बच्चन ने कहा कि मैं तो सैलरी ले नहीं रही है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्लैरिफाई किया कि आप सैलरी ले रहे हो या ना ले रहे हो, सैलरी अगर मान लो आपकी जगह कोई और आ गया वो तो सैलरी ले सकता है ना, हो सकता है आप ना ले रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर आपको बेनिफिट मतलब मिल सकता है, चांसेस तो है ना, ये तो आपकी इंडिविजुअल मतलब है, वो इंडिविजुअल है आपका कि आप नहीं ले रहे लेकिन ले तो सकते हैं ना, तो इसको भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए। तो ये बहुत फेमस केस है, जया बच्चन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, हम लोग अक्सर कोट करते हैं उसको एग्जाम में, ठीक है। हो गया वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। कैबिनेट कमेटी देखते हैं, देखो कैबिनेट कमेटी क्या होती है। हाँ कैबिनेट कमेटी वाला एक चैप्टर है, ये पूरा इसमें समराइज ही दे रखा है पूरा, तो एक बार चैप्टर और अपनी बुक से पढ़ लेना तो और अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा, ठीक है। कैबिनेट कमेटी जो होती है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल होती है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जिनका मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर है, ठीक है, प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1961, उसमें बता रखा है, ठीक है, इनके बारे में, कैबिनेट कमेटी के बारे में। इनको कौन सेटअप करता है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर इनको सेटअप करते हैं। क्लासिफिकेशन क्या होता है इनका, दो टाइप की होती है, यही एडहॉक कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है, दो टाइप की। बताया था स्टैंडिंग कमेटी परमानेंट होती है और जो एडहॉक जो होती है टेम्परेरी होती है। इनका काम क्या होता है, देखो दे फंक्शन एज अ ऑर्गेनाइजेशन डिवाइसेस टू रिड्यूस द इनॉर्मस वर्कलोड ऑफ द कैबिनेट। कैबिनेट है मतलब कुछ ही गिने चुने मिनिस्टर्स होते हैं कैबिनेट में, तो उनके पास इतने देश को, इतने बड़े देश को चलाना है। हाँ कोई कुछ कह रहे हैं, अच्छा ठीक है। हाँ देखो कैबिनेट को ना ये असिस्ट करती है, ये कैबिनेट की ना हेल्प करती है, जैसे कैबिनेट पे बहुत ज्यादा वर्कलोड है तो कैबिनेट के वर्कलोड को कम करने के लिए ये कमेटी बनाई जाती है, ठीक है। कैबिनेट कमेटी जो होती है ये क्या करती है, फैसिलिटेट इन डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ द पॉलिसी, ठीक है, इन डेप्थ में एग्जामिन करती है कोई पॉलिसी बनने वाली है ना, कोई भी पॉलिसी, बहुत सारी पॉलिसी बनाते रहते हैं। अब देखो कंपोजिशन इसमें क्या होता है, दे यूजुअली इंक्लूड ओनली कैबिनेट मिनिस्टर, मतलब यूजुअली इसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नॉन कैबिनेट मिनिस्टर्स का मेंबर नहीं बन सकते, ये बात याद रखना बहुत अच्छे से।
ठीक है, नाम है इसका कैबिनेट कमेटी, तो लोगों को लगेगा कि सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, ऐसा नहीं है। तो जनरली कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, लेकिन अगर चाहे कोई तो नॉन कैबिनेट मिनिस्टर्स भी इसका मेंबर बन सकता है। ठीक है, हेड ऑफ द कमेटी जो होता है मोस्टली हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग मोर ऑन न्यूज क्या है। कमेटी हैड बीन रिकॉन्स्टिट्यूटेड, मतलब अभी ना मतलब हमारे यहाँ अच्छे मेरे ख्याल से अब 8 हो गई हैं, अभी देख लेंगे हम लोग। कुछ कमेटी को जो है हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, कुछ को होम मिनिस्टर करते हैं, कुछ को डिफेंस मिनिस्टर करते हैं। तो बस ये याद रखना, देखो कैबिनेट कमेटी और कैबिनेट है ये पहली, अब सॉरी अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, अपॉइंटमेंट जो करती है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट हो गया, पब्लिक एंटरप्राइजेस, बैंक है, इन सब का जो अपॉइंटमेंट है उससे रिलेटेड है ये। कौन सी? कैबिनेट कमेटी ऑफ द, ये सॉरी अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट। अगली है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, है ना, इकोनॉमिक अफेयर से रिलेटेड जितनी भी चीजें देखनी है, इकोनॉमी में क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या प्रॉब्लम चल रही है, उसको रिव्यू वगैरह करना, इसका काम होता है इकोनॉमिक कमेटी का। उसके बाद है पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी, पार्लियामेंट्री अफेयर देखते हैं, पॉलिटिकल अफेयर कमेटी, कमेटी ऑन सिक्योरिटी, कमेटी ऑन अकोमोडेशन, है ना, कमेटी ऑन अकोमोडेशन हो गया। ये दो नई बनी है अभी। अब देखो जो अकोमोडेशन वाली कमेटी है ना, कहाँ गया, अकोमोडेशन, अकोमोडेशन का मतलब होता है एक तरीके से घर, घर मतलब वही घर से रिलेटेड होता है। It determines the guideline or rules with regard to the allotment of the government accommodation, including that of the member of parliament. तो घर घर से रिलेटेड है, तो इसलिए गृह मंत्री होगा, मतलब होम मिनिस्टर होगा इसका। तो इसको जो है होम मिनिस्टर हेड करता है, बाकी को जो है प्राइम मिनिस्टर करता है। इसमें से एक और है पार्लियामेंट्री पॉलिटिकल, ये पॉलिटिकल अफेयर जो है इसको जो है मेरे ख्याल से होम मिनिस्टर करता है, बाकी सबको जो है प्राइम मिनिस्टर। अब देखो दो नई कैबिनेट कमेटी बनी है, कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट और कैबिनेट कमेटी ऑन ग्रोथ। हमारे यहाँ भी जो है पता चला है ना, इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए और देखने के लिए क्या क्या हो सकता है। इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ के लिए हमारे कौन कौन सी कमेटी बनी है? इन्वेस्टमेंट, कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट, कैबिनेट कमेटी ऑन ग्रोथ। ठीक है, और एक और नई कमेटी बनी है कैबिनेट कमेटी ऑन स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, ये दो नई कमेटी बनी है। इनका भी जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। प्राइम मिनिस्टर इज द पार्ट ऑफ 6 पैनल। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर इज द पार्ट ऑफ 6 पैनल एक्सेप्ट अकोमोडेशन एंड पार्लियामेंट्री अफेयर। जो पार्लियामेंट्री अफेयर है और अकोमोडेशन है उसका जो है होम मिनिस्टर होता है, बाकी सबका जो है क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर उसका हेड करता है उसको। ठीक है, तो इन कैबिनेट कमेटीज का नाम याद रखना होगा। ठीक है, हो गया कैबिनेट कमेटी। अगला चैप्टर करते हैं, देखो नीति आयोग। नीति आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें ज्यादा कुछ दे नहीं रखा नीति आयोग के बारे में, तो अलग से गूगल करके पढ़ लेना, ये बॉक्स वॉक्स पढ़ लेना, समझ जाता है। देखो नीति आयोग जो है इसके क्या है, रिनेमिंग, राजीव कुमार है नीति आयोग के चेयरमैन, जो है राजीव कुमार है अभी रिसेंटली। और पहले जो है एक्स ऑफिशियल मेंबर होम मिनिस्टर नहीं होता था, तो अब जो है क्यों न्यूज में है अपॉइंटिंग होम मिनिस्टर एज द एक्स ऑफिशियल मेंबर, इसका मेंबर जो है होम मिनिस्टर भी होगा। अब बैकग्राउंड क्या है इसका, प्लानिंग कमीशन था पहले 1950 में, उसकी जगह पे नीति आयोग आया है। नीति आयोग की फुल फॉर्म दे रखी है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर, है ना, 2015 में ये बनाया था। थिंक टैंक है, थिंक टैंक मतलब वही दिमाग लगाता है, ब्रेन है एक तरीके से, सोचता रहता है कि क्या पॉलिसी बननी चाहिए, क्या होना चाहिए। एडवाइजरी बॉडी भी, एडवाइस भी करता है, मतलब गवर्नमेंट को कुछ एडवाइस चाहिए होती है तो नीति आयोग जो है एडवाइस करता है कि वाटर के लिए ऐसी पॉलिसी लेके आओ, एजुकेशन के लिए ऐसी पॉलिसी लेके आओ। देखा होगा आप लोगों ने, नीति आयोग बहुत सारी रिपोर्ट्स वगैरह निकालता रहता है ना, डेटा कलेक्ट करता है, फिर गवर्नमेंट को बताता है कि ऐसा ऐसा चल रहा है, तो आप जो है ऐसी पॉलिसी लेके आए। अब देखो, अब परफॉर्मेंस ऑफ द नीति आयोग देखते हैं, तो उन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव लॉन्च किए है ना, देख लेना आप, जैसे मेजर फॉर परफॉर्मेंस रैंकिंग स्टेट्स को रैंक करता है, पता होगा आपको, से की है एक इसका इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स है, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स एक ही, और इसके अलावा वाटर कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स है इसका, है ना। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ना इंडेक्सेस लाता रहता है, उसमें क्या करता है ये रैंक करता है स्टेट्स को। अब मान लो एजुकेशन को लेके रिलेटेड ये डेटा दे, तो मतलब एक तरीके से क्या होगा, कंपटीशन प्रमोट होगा ना स्टेट्स के बीच में कि हमें अच्छा करना है, हमें अच्छा करना है, तो एक तरीके से कंपटीशन को प्रमोट करता है। इनका एक साथ इनिशिएटिव है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, और डेवलपमेंट सपोर्ट सर्विसेज, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम इनका बहुत अच्छा प्रोग्राम है। ठीक है, ये सारा है इनका। इसके अलावा इनका 3 ईयर विजन, ये है 3 ईयर नेशनल एजेंडा, 3 ईयर नेशनल एजेंडा, बस ठीक है। प्रमोट एंटरप्रेन्योर एंड इनोवेशन इकोसिस्टम, अटल इनका मिशन है। बस ये देख लेना कि क्या क्या कल है नीति आयोग, वैसे इस एरिया से ऐसा इतना सच इंपॉर्टेंट मुझे लग तो रहा है कुछ क्वेश्चन,
है ना। ऑब्जेक्टिव वगैरह ये सब पढ़ लेना, पता ही होगा प्राइम मिनिस्टर का चेयरमैन होता है, वाइस चेयरमैन सीईओ होता है इसका, कुछ फुल टाइम मेंबर होते हैं, कुछ पार्ट टाइम मेंबर होते हैं, कुछ यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं। अगला पढ़ते हैं हम लोग, रैशनलाइजेशन ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। देखो पहले हमारे यहाँ क्या था, बहुत सारी स्कीम्स थी, बहुत सारी स्कीम्स थी, 100-200 मतलब 600-700 स्कीम्स थी, तो उनमें ना दिक्कत होती थी। तो क्या किया कि उनको जो है रैशनलाइज कर दिया, मतलब स्कीम्स को जो है ना डिवाइड कर दिया 3 कैटेगरी में, और ना 3 कैटेगरी में स्टेट्स को लेके डिवाइड कर दिया। तो देखो ये क्राइटेरिया, ये देखते हैं टेबल में आ जाओ सीधा कि क्या है। टेबल में कुछ कोर ऑफ द कोर स्कीम्स होती हैं। कोर ऑफ द कोर मतलब कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, है ना। तो इसमें याद कर लो कि कोर ऑफ द कोर में कौन सी स्कीम्स आती है। कोर ऑफ द कोर में देखो कौन सी आती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट की बहुत सारी बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम्स है, जैसे कि मनरेगा हो गई और नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम हो गया। ठीक है, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, मनरेगा। उसके अलावा ये नीचे वाली याद करना बहुत इजी है। देखो एक एससी के लिए अम्ब्रेला स्कीम्स फॉर एससी, अम्ब्रेला स्कीम्स फॉर एसटी, अम्ब्रेला स्कीम फॉर ओबीसी और अम्ब्रेला स्कीम फॉर माइनॉरिटी। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी और उसके अलावा मनरेगा और सोशल, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। कोर ऑफ द कोर स्कीम याद होगी ना, 4 तो वही है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, उसके अलावा एक मनरेगा हो गई और एक और कौन सी हुई, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। तो इसमें ये 6 स्कीम आती है जो कोर ऑफ द कोर में आती है। बाकी की जो है, देखो कोर ऑफ द कोर स्कीम का मतलब है कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें जो ये दे रखा है कि फंडिंग फंडिंग कैसे होती है इनकी स्कीम्स की। तो जो अभी तक जिस इसमें ना अलग अलग स्कीम में अलग अलग कंसेप्ट है फंडिंग का। जैसे मनरेगा में 25% जो है स्टेट गवर्नमेंट को करना होता है, 75% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो इसमें जो फंडिंग का है वो अलग अलग स्कीम्स के लिए अलग अलग है। तो इसमें लिखा हुआ है कि हैव कंपल ये जनरल हैव जनरल स्टेटस एग्जिस्टिंग पैटर्न, मतलब जो अभी तक फंडिंग होती थी उसी तरीके से फंडिंग चलती है इसमें। और इसमें जो कंपलसरी है स्टेट्स को पार्टिसिपेट करना, लिखा हुआ है ना, हैव कंपलसरी पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट्स। स्टेट्स मना नहीं कर सकती कि हम अपने यहाँ जो है मनरेगा नहीं लेके आएंगे, ऐसे मना नहीं कर सकती, उनके लिए मैंडेटरी है, लानी पड़ेगी। कुछ स्कीम्स है जो कोर में है, कोर में देख लेना, बाकी की जितनी भी इंपॉर्टेंट तुमने नाम सुना होगा ना वो सारे कोर में आती है। बस ये ऑप्शनल वाली पढ़ लेते हैं, ऑप्शनल वाली और याद कर लेते हैं। देखो ऑप्शनल वाली स्कीम में ये वाली जो कोर स्कीम है इसको भी पार्टिसिपेशन जरूरी है, कंपलसरी पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट। इसमें जो फंडिंग होती है वो क्या होती है, 60-40 की, और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए 90-10 की होती है। 60-40 का मतलब है कि 7% सेंटर देती है, 40% स्टेट गवर्नमेंट देती है ना। लेकिन जो कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स होते हैं जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो गए, और या फिर जिनका इंटरनेशनल बॉर्डर होता है, कुछ क्राइटेरिया होता है ना, ज्यादा पिछड़ी हुई है या उनका डिफिकल्ट टेरेन है, तो ऐसे कुछ क्राइटेरिया होते हैं। तो कुछ वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स जो होते हैं उनके लिए 90-10 की फंडिंग होती है, ठीक है? उसमें ये 20 स्कीम आती है, एक बार देख लेना। कुछ है ऑप्शनल स्कीम्स, है ना, ऑप्शनल स्कीम्स में कुछ ऑप्शनल स्कीम्स हैं। ऑप्शनल स्कीम्स में क्या है, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना। बॉर्डर तो हर जगह नहीं होता ना हमारे, इंटरनेशनल बॉर्डर मतलब हर स्टेट का इंटरनेशनल बॉर्डर तो नहीं है, कुछ स्टेट्स का होता है कुछ का नहीं होता है। तो इसलिए ऑप्शनल स्कीम रखी गई है, मतलब जिनके यहाँ बॉर्डर एरिया है वो जो है अपने यहाँ इसको लेके आए स्कीम्स को, जिनके यहाँ नहीं है वो ना लेके आए, है ना। एक तो बॉर्डर एरिया, ऐसे रिवर वाला भी, हर स्टेट में तो रिवर नहीं बह रही है, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर, मेजर रिवर जो है हर स्टेट में तो नहीं बह रही ना। तो नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोग्राम भी कुछ स्टेट्स के लिए, सारी स्टेट्स के लिए नहीं है, तो ये भी ऑप्शनल स्कीम। ऑप्शनल में 2 हो गई, ठीक है। एक तो कौन सी होगी, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान और बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट मैनेजमेंट वाला जो इंटरनेट नहीं आ रहा। अब देखो स्टेप्स टेकन टुवर्ड्स रेशनलाइजेशन, क्या क्या स्टेप्स लिए गए ये देखो दे रखा है कि जो है ना 66 स्कीम्स थी उनको 28 कर दिया और 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। इंक्रीज चॉइस गिवन टू द स्टेट्स, है ना, स्टेट्स को चॉइस दे दी। किसी के यहाँ से आवाज आ रही है, अभिषेक तुम्हारे म्यूट कर लीजिए अपना म्यूट। इंक्रीज चॉइस गिवन टू द स्टेट्स, अब हमने जो है क्या कर दिया, स्टेट्स को चॉइस दे दी, फ्रीडम, कि आप जो है चाहें तो अपने यहाँ लेके आए। कुछ स्टेट्स में है ना, जैसे हमने ऑप्शनल स्कीम देखी थी। आगे देखते हैं हम लोग, प्रमोशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज, प्रमोशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज। तो हिंदी लैंग्वेज के प्रमोशन के लिए क्या किया, रिसेंटली द ओकेजन ऑफ हिंदी दिवस, मतलब हिंदी दिवस के ओकेजन पे यूनियन होम मिनिस्टर प्रपोज प्रमोट हिंदी एज अ कंट्रीज कॉमन लैंग्वेज। उन्होंने बोला है कि जो हम जो है हिंदी को कॉमन लैंग्वेज की तरह प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। तो इसी से रिलेटेड है आर्टिकल 351
आर्टिकल 351 देख लो क्या है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ स्टेट्स टू प्रमोट स्प्रेड ऑफ द हिंदी लैंग्वेज, मतलब जो यूनियन है हमारे यहाँ उसकी ड्यूटी है कि हिंदी को जो है प्रमोट करना है और स्प्रेड करना है, ठीक है। आर्टिकल 120 110 देखते हैं, 210 क्या है, इसमें क्या है कि लैंग्वेज टू बी द यूज्ड इन द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर रिस्पेक्टिवली गिवन द ऑप्शन टू, मतलब जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के लिए 120 है आर्टिकल, और स्टेट लेजिस्लेचर के लिए 210 है, मतलब 120 में 90 जोड़ देंगे तो 210 होगा। एक बार क्लास में बताया था कि जो पार्लियामेंट के जो सेंटर के आर्टिकल होते हैं उनमें 89 जोड़ देते हैं, अगर 100 से ऊपर होता है तो 90 जोड़ देते हैं, तो जनरली स्टेट वाले आर्टिकल हमें मिल जाते हैं। जनरली होता है ऐसा, हर उसमें नहीं होता, हर आर्टिकल में नहीं होता। तो उसमें यही हुआ है, आर्टिकल 120 था, उसमें 90 जोड़ा हमने, 210 आ गया, तो 120 पार्लियामेंट के लिए है और 210 स्टेट लेजिस्लेचर के लिए है। उसमें क्या है, ऑप्शन की जो है वो हिंदी भी और इंग्लिश भी किसी में जो है ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, मतलब बातचीत कर सकते हैं। आर्टिकल 32 ये क्या है, आर्टिकल 343 क्या है, स्टेट्स द हिंदी देवनागरी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट टू बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट्स। आर्टिकल 343 में लिखा हुआ है कि जो हिंदी है देवनागरी स्क्रिप्ट में वो जो है क्या होगा, इसकी यूनियन की लैंग्वेज होगी, ऑफिशियल लैंग्वेज। and given power parliament to decide the law language to be used for the official work, और पार्लियामेंट को उसमें इसी लॉ ने डिसाइड दे दिया, डिसीजिव पावर, कि आप डिसाइड कीजिए जो भी लैंग्वेज आपको यूज करनी है, ठीक है। आर्टिकल 334 है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी एवरी 10 ईयर रिकमेंड द प्रेसिडेंट रिगार्डिंग, हाँ आर्टिकल 334 कहता है, ऐसे इतने ना इंपॉर्टेंट आर्टिकल बहुत याद करने की जरूरत नहीं, बस एक बार देख लो, इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा इतने सारे आर्टिकल रखना, तो और याद हो जाए तो बहुत अच्छा है, याद कर लो। इसमें क्या है कि प्रेसिडेंट जो है हर 10 साल पे जो है क्या बनाएगा, एक कमेटी बनाएगा, पार्लियामेंट्री कमेटी, जो कि रिकमेंड ये देखेगी कैसे हिंदी को यूज करना है, क्या करना है, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे प्रोविजन है, ये हमने सब देख लिए थे, पढ़ लिए थे उस दिन जब चैप्टर पढ़ा था हमने फंडामेंटल राइट्स वाला। आर्टिकल 29 भी पढ़ा था, 30 पढ़ा था, 350A देखो, 350A क्या है, फैसिलिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द मदर लैंग्वेज इन द प्राइमरी स्टेट, जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं उनमें जो मदर टंग में इंस्ट्रक्शन देने के लिए आर्टिकल 350 बी, ये इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। 350 बी भी हमने उसे देखा था कि स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। 350 बी में मैंने बताया था कि जो ये स्पेशल ऑफिसर होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, एक बार पढ़ लेना आप अपनी बुक से, चैप्टर पढ़ लिया होगा मेरे ख्याल से। आर्टिकल 29 बताइए आप लोगों को, 30 भी पता है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या है, देखो, it is a commonly understood that the 3 languages used as a Hindi, English और regional language, तो 3 language फॉर्मूला है, मतलब हिंदी, इंग्लिश और कोई भी जो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज है उसको जो है हम लोग यूज कर सकते हैं बच्चों के लिए स्कूल वगैरह में। तो ये 3 लैंग्वेज, ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसी में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला दिया था। आर्टिकल 131 देखते हैं। आर्टिकल 131 जो है ना वो देखो, कितने बजे, अच्छा 3:40 में। देखो आर्टिकल 131 जो है क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से हम लोग क्या सुप्रीम कोर्ट वाला चैप्टर पढ़ लें अभी, चलो कोई नहीं, जुडिशरी के ना आगे आर्टिकल्स आएंगे तो तब हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जितने भी चैप्टर्स है ना कोर्ट से रिलेटेड वो सारे जुडिशरी से रिलेटेड पढ़ लेंगे। इसमें देख लेते हैं आर्टिकल क्या है, ये है ना, हाँ इसमें जो है केरला और छत्तीसगढ़ है फाइल्ड अ सूट इन द सुप्रीम कोर्ट चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द वेरियस सेंट्रल लॉज अंडर आर्टिकल 131। पहले 131 हमें पता होना चाहिए क्या है। आर्टिकल 131 जो है डील है, आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक अबाउट द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की बात करता है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है कि हम जो है फर्स्ट इंस्टेंट में वहां जा सकते हैं, ओरिजिनल का मतलब फर्स्ट इंस्टेंट में अप्रोच कर सकते हैं हम लोग ओरिजिनल। तो ये जो है ना सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की बात करता है आर्टिकल 131। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, अपेक्स कोर्ट डील विद एनी डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, स्टेट है ना, टू और मोर स्टेट्स। मान लो देखो स्टेट्स के बीच में कोई लड़ाई हो गई या कोई डिस्प्यूट हो गया, या मान लो सेंटर या स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, तो किसी हाई कोर्ट में भी नहीं जा सकते ना, हाई कोर्ट तो इतना पावरफुल नहीं है। हाई कोर्ट हो सकता है कि वैसे तो फ्री एंड फेयर मैनर में काम करते हैं, लेकिन हाई कोर्ट में ना जाके हम ना सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है। तो जब भी स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है या सेंट्रल स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, है ना। ये सुप्रीम कोर्ट का क्या है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, क्योंकि स्टेट सीधे जाते हैं, अपील के मेथड के थ्रू नहीं जाते। ऐसा नहीं है कि पहले वो हाई कोर्ट जा रहे हैं उसके बाद अपील करके फिर सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है इन केसेस से, ठीक है। देखो और इसमें दे रखा है अगला, दिस मीन्स दैट द नो अदर कोर्ट कैन एंटरटेन सच डिस्प्यूट्स। हाँ इसमें ये भी है कि इसके अलावा कोई और नहीं देख सकता,
है ना, इस टाइप के केसेस को मैंने बताया था। हाई कोर्ट क्यों देखेगा, स्टेट्स के बीच में लड़ाई है, कोई डिस्प्यूट हो जाता है या सेंटर के बीच में हो जाएगा, तो हाई कोर्ट तो इतना मतलब हाई कोर्ट की तो इतनी औकात नहीं है ना, अगर सीधे नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाए, सुप्रीम कोर्ट देखता है इसलिए। Dispute to qualify under Article 131, it must involve a question of law and fact on which, ठीक है चलो हो गया। द ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डज नॉट एक्सीड, ये ना सुप्रीम कोर्ट वाला जब तुम चैप्टर पढ़ोगे ना तो उसमें दे रखा है। चलो ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, कल ना सुप्रीम कोर्ट वाला चैप्टर पढ़ना, आप सुप्रीम कोर्ट पढ़ना और हाई कोर्ट अपना पढ़ के आना कल। तो आगे ना जुडिशरी से रिलेटेड आएगा हमारा जो न्यूज में, तो वो बहुत अच्छे से समझ आएगा आपको करंट अफेयर में। हम लोग एक बार और रिवाइज कर लेंगे यहाँ पर क्लास में, तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा वो। अब देखो देखते हैं, डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ द एनी ट्रीटी एग्रीमेंट कोवेनेंट्स, मतलब सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिसडिक्शन कहाँ तक एक्सटेंड नहीं करता, ये उसके बारे में दे रखा है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन से पहले की कोई ट्रीटी है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिसडिक्शन नहीं होगा। अगर कोई डिस्प्यूट है रिलेटिंग टू द यूज डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल ऑफ वाटर ऑफ द एनी स्टेट रिवर, तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिसडिक्शन नहीं है। आपको पता होगा जब इंटर स्टेट मतलब दो स्टेट्स के बीच में वाटर को लेकर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो कौन देखता है, ट्राइब्यूनल्स। महा सुना होगा ना, कावेरी वाटर को लेके ट्राइब्यूनल है, महानदी को लेके है, तो डिफरेंट डिफरेंट उसके लिए क्या होता है कि ट्राइब्यूनल्स बनते हैं, ठीक है। सूट्स ब्रॉट बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देखो अदर जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अगर हम लोग देखें तो एडवाइजरी जुरिसडिक्शन होता है। एडवाइजरी क्या होता है, ये मैंने एक बार क्लास में बताया था, आर्टिकल 143 है ना। सुप्रीम जुडिशरी मतलब क्या होता है, प्रेसिडेंट जो है एडवाइस मांग सकता है। 143 मतलब सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकता है कौन, प्रेसिडेंट, ठीक है। अपीलेट जुरिसडिक्शन का मतलब होता है अपील, ये तो पता ही होगा, हाई कोर्ट में से फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं हम लोग, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के पास जो है अपीलेट जुरिसडिक्शन भी होता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन देखा था हमने, है ना, कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ही राइट है उन केसेस को देखने का, है ना, बाकी किसी और कोर्ट को नहीं है। रिट जुरिसडिक्शन हमें पता ही है, आर्टिकल 32 हमने पढ़ा था अभी कल परसों ही, है ना, इसमें थी ना 4-5 तरीके की रिट, मेंडेमस, प्रोहिबिशन, कोवरंटो, सारी, ठीक है। आप देखते हैं आगे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। आर्टिकल 256 स्टेट्स दैट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट शैल बी, ठीक है, स्टेट दैट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट शैल बी एक्सरसाइज्ड टू एंश्योर कंप्लायंस विद द लॉ, मतलब आर्टिकल 256 में लिखा है कि जो स्टेट्स हैं सारी उनको जो है कंप्लायंस करना पड़ेगा, पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया तो उसके अकॉर्डिंग मतलब कंप्लायंस में उसके काम करना पड़ेगा, है ना। रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 और 370, ये तो बहुत अच्छे से पढ़ा होगा आपने, ऐसा जितना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बस फटाफट देख लेते हैं। अब तो मेरे ख्याल से नहीं आएगा ये, क्या ही करेंगे पढ़ के, अब तो चला भी गया। 370 जो है टेम्परेरी प्रोविजन था जम्मू कश्मीर के रेस्पेक्ट में, है ना, पार्लियामेंट नीड द स्टेट्स टू कंप्लीट, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चला गया ना क्योंकि खत्म हो गया, अब क्या करना है इसको पढ़ के। इनर लाइन परमिट देखते हैं, इनर लाइन परमिट देखते हैं। देखो मणिपुर ने जो है एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है इनर लाइन परमिट के लिए। देखो कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उनमें जो है जाने के लिए हमें इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है ना। इनर लाइन परमिट मतलब ऐसा नहीं है जैसे हमारे यहाँ यूपी में कोई भी आ सकता है, ऐसा नहीं है। वहां पर कुछ स्टेट्स हैं उसमें जो है हमें जाने के लिए पास टाइप का लेना पड़ता है, उस पास को जो है इनर लाइन परमिट बोलते हैं। क्या होता है इनर लाइन परमिट, ये देखो, इट इज अ ट्रैवल डॉक्यूमेंट दैट अलाउ अ इंडियन सिटीजन टू विजिट और स्टे इन द स्टेट दैट इज प्रोटेक्टेड अंडर द आईएलपी सिस्टम। मतलब एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, आपको अगर कुछ स्टेट्स में अगर ट्रैवल करना है या स्टे रहना भी है तो आपको जो है एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट या इनर आईएलपी लेना पड़ेगा, इनर लाइन परमिट, ठीक है। लेकिन जो फॉरनर्स होते हैं उनको क्या लेना पड़ता है, उनको ये लेना पड़ता है पीएपी, प्रोटेक्टेड एरिया परमिट। सिटीजन होंगे उनको क्या लेना पड़ेगा, आईएलपी, इनर लाइन परमिट। फॉरनर्स होंगे उनको क्या लेना पड़ेगा, प्रोटेक्टेड एरिया परमिट। अगर कुछ स्टेट्स में अभी देखेंगे कौन कौन सी स्टेट्स हैं अगर उनमें विजिट करना है तो, देखो ऐसी 4 स्टेट हैं इन स्टेट्स में जाने के लिए। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश मैंने कल बताया था हाइट पर है तो 371H, है ना, 371H है ना अरुणाचल प्रदेश के लिए। नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, है ना, 4 स्टेट्स हैं। अगर इन 4 स्टेट्स में आपको जाना है तो आपको इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा, और मान लो किसी फॉरनर को जाना है तो उसको क्या लेना पड़ेगा, पीएपी, प्रोटेक्टेड एरिया परमिट। ठीक, समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब देखो ये जो इनर लाइन परमिट है वो कौन से एक्ट के थ्रू हमें लेना पड़ता है, ये बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट, तो ये एक्ट याद रखना, ठीक है। ये कंसेप्ट जो है इसी एक्ट से आया है, ब्रिटिशर्स के टाइम से है ये। ब्रिटिशर्स जो है ना पहले प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि इंडिया के लोग, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है ना इंडिया का, उसके लोग इधर ना आए, तो इसलिए ब्रिटिशर्स लेके आए थे इस कंसेप्ट।
आगे देखते हैं हम लोग। देखो ये मैप में दे रखा है। हाँ, ILP इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ये याद रखना है कि स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है ऑब्वियसली। अब सेंटर तो इशू नहीं करेगी ना अरुणाचल प्रदेश में जाने के लिए। अब अरुणाचल प्रदेश ही तो डिसाइड करेगा कि मेरे को किसको अलाउ करना है किसको नहीं अलाउ करना है, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है इसको इशू करती है। देखो ये सारा मैप अच्छे से देख लो, याद हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश, वाओ कितना अच्छा लग रहा है इसमें कलर बन रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया और मिजोरम हो गया। ठीक है, ये 4 हैं। इन चारों में जाने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? ILP लेना पड़ेगा, इनर लाइन परमिट। और फॉरनर्स को क्या लेना पड़ेगा? PAP, प्रोटेक्टेड एरिया परमिट। अब देखो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल देखते हैं। अच्छा, अब इसके लिए ना हम लोग एक चैप्टर पढ़ लेते हैं फटाफट। चलो ये दोनों चीज समझ आ जाएंगे। ठीक है, अपनी पॉलिटी का चैप्टर नंबर खोलो। हमने 13 पढ़ लिया था, 15 खोलो फटाफट। 15 में ना जो इंटर स्टेट रिलेशन है उसमें दे रखा है, ये चैप्टर पढ़ लेंगे तो ये दोनों चीज उसी में कवर हो जाएंगे, तो ये चैप्टर भी कवर हो जाएगा। अगर खुल जाए तो एक बार कोई बोल देना हाँ ना। ठीक है, 10 मिनट है हमारे पास, 10 मिनट में रिवाइज हो जाएगा, ये 4 बजे तक क्लास रखते हैं। करें स्टार्ट? खुल गया? यस मैम कीजिए। हाँ, इंटरस्टेट है ना, इंटरस्टेट रिलेशन। इंटरस्टेट रिलेशन का मतलब क्या हो गया? ये दो स्टेट्स के बीच में कैसे रिलेशन होते हैं, है ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखो यूपी है, बिहार है, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, है ना। कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं क्योंकि स्टेट है, सबकी इक्वल पावर है, सब अपने अपने मतलब सुपीरियर दिखाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना कुछ, ताकि इनके बीच में ना एक क्या बोले कोऑर्डिनेशन बना रहे, इसकी वजह से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजन किए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे कि एजुकेशन ऑफ इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, मतलब अगर कोई वाटर डिस्प्यूट है तो उससे रिलेटेड हम कैसे देखेंगे। इंटरस्टेट काउंसिल की बात की, 1 2 3 4 पॉइंट लिखे हैं वो देखो। पब्लिक एक्ट, रिकॉर्ड, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। अब देखो इंटरस्टेट, अगर मान लो वाटर है, कोई रिवर है, यूपी से भी आ रही है, बिहार से भी आ रही है और कहीं और से भी आ रही है, तो उस वाटर से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट है तो कैसे देखेंगे, कैसे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि 200 आर्टिकल 262 है, प्रोवाइड दैट द एजुकेशन ऑफ द इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, है ना। उसने क्या कहा है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड द एजुकेशन ऑफ एनी डिस्प्यूट कंसर्निंग विद रिस्पेक्ट टू द यूज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल। मतलब पार्लियामेंट जो है कोई भी लॉ बना सकती है वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड, है ना। यूज कैसे करना है वाटर को, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, कंट्रोल कैसे करना है, सारा तो ये पार्लियामेंट लॉ बनाएगी। ठीक है, तो इसीलिए पार्लियामेंट में जो है लॉ लिखा है, कौन सा, देखो लास्ट टाइम में लिखा हुआ रिवर बोर्ड है और इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट है। ठीक है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला 268 आर्टिकल में कि पार्लियामेंट जो है अगर स्टेट वाटर से रिलेटेड कुछ भी है एक्ट बनाना है तो पार्लियामेंट बनाएगी। ठीक है, तो पार्लियामेंट ने बात मानी और एक्ट बना दिया। कौन से 2 एक्ट बनाए? रिवर बोर्ड एक्ट बनाया, दूसरा बनाया इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट। ठीक है, 2 एक्ट बनाए। रिवर बोर्ड एक्ट क्या है? प्रोवाइड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिवर बोर्ड फॉर द रेगुलेशन। रिवर बोर्ड एक्ट में है कि रिवर बोर्ड्स बनाई जाएंगे जो रेगुलेशन डेवलपमेंट ऑफ द इंटरस्टेट रिवर एंड रिवर वैली, उनको डेवलप रेगुलेट करना। उसके अलावा इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन सेट अप एड हॉक ट्राइब्यूनल फॉर द एजुकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स। मतलब ये जो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट है इसी में लिखा गया है कि जो पार्लियामेंट है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो क्या करेगी, एड हॉक ट्राइब्यूनल बना सकती है। एड हॉक का मतलब मैंने बताया था कि टेम्परेरी जो होते हैं, मतलब कुछ टाइम के लिए, तो पार्लियामेंट जो है एड हॉक ट्राइब्यूनल बना सकती है ये, ताकि इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स ना हो, उनको देख सकें। ठीक है, उसमें लिखा है डिसीजन ऑफ द ट्राइब्यूनल वुड बी बाइंडिंग, और लेकिन जो इनका ट्राइब्यूनल उसका डिसीजन जो होगा वो क्या होगा, फाइनल होगा। ठीक है, अभी तक जो है 8 वाटर डिस्प्यूट है, अगला पेज खोलो उसमें दे रखे हैं, तो एक बार देख लेना कौन कौन से वाटर स्टेट्स डिस्प्यूट्स ट्राइब्यूनल्स जो बने हैं हमारे ना, 8 बने हैं। एक मिनट काम करिए, बता के बहुत रुक गया। तो देखो आर्टिकल 262 देख लिया हम लोगों ने। अब क्या देखते हैं, आर्टिकल 263 इंटरस्टेट काउंसिल, वो तो वाटर से रिलेटेड था। स्टेट ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि अगर वाटर स्टेट से कोई डिस्प्यूट होगा, वाटर डिस्प्यूट होगा तो आपको जो है आर्टिकल 262 बता दिया उन्होंने, उसमें प्रोसीजर बता दिया कि अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो क्या क्या करना है आपको। आर्टिकल फिर उन्होंने बताया 263 263, उसमें उन्होंने क्या बताया कि जो एक है ना इंटरस्टेट काउंसिल बनाएंगे स्टेट्स के बीच में और सेंटर के बीच में, प्रेसिडेंट जो है ऐसे काउंसिल को बना सकता है कभी भी। ठीक है, अगर उसको लगता है कि बनानी चाहिए ऐसे काउंसिल, तो प्रेसिडेंट जो है कभी भी ऐसे स्टेट्स को, मतलब ये इंटरस्टेट काउंसिल बना सकता है। ये आर्टिकल 263 में इंटरस्टेट काउंसिल पे क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है इसको, है अच्छे से देखना। तो कौन बनाता है, कौन प्रेसिडेंट बनाता है ना। ठीक है,
प्रेसिडेंट इज एम्पावर टू डिफाइन द ड्यूटीज ऑफ द, हाँ ये प्रेसिडेंट जो ये भी बताता है कि क्या ड्यूटी होगी इंटरस्टेट काउंसिल की, ठीक है। ये क्या करते हैं, देखो एबीसी में लिखा हुआ है इंक्वायरिंग टू एडवाइजिंग विद द डिस्प्यूट्स, मतलब कोई डिस्प्यूट्स अगर स्टेट्स के बीच में तो उनको इंक्वायर करना, ये काम होता है इसका, ठीक है। इन्वेस्टिगेट करना, डिस्कस करना। मान लो बिहार है, बिहार के कुछ अपने इश्यूज होंगे, यूपी के कुछ अलग इश्यूज होंगे, तो दोनों मिलकर जो बैठेंगे डिसाइड करेंगे। इंटरस्टेट काउंसिल मतलब ये है ना, लोग बैठेंगे डिसाइड करेंगे कि क्या कैसे क्या करना है। अब देखो इसमें लिखा है, देखो एबीसी पॉइंट का नीचे पैरा है, काउंसिल फंक्शन टू इंक्वायर एडवाइस अपॉन द इंटरस्टेट डिस्प्यूट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द सुप्रीम कोर्ट जुरिसडिक्शन अंडर आर्टिकल 5। कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन लेता है आर्टिकल 131 में, तो ये उसके कॉम्प्लीमेंट्री है इंटरस्टेट, ये जो इंटरस्टेट काउंसिल है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में, अगेंस्ट में नहीं है, ये उसको कॉम्प्लीमेंट्री करने के लिए। और इसका जो डिसीजन होता है, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होता है, सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट ने कुछ डिसीजन दिया वो तो फाइनल होता है ना। लेकिन ये लोग क्या है, कॉन्सेंसस से फैसला करते हैं। मान लो कोई डिस्प्यूट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आपस में बातचीत करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसके थ्रू सॉल्व करते हैं। देखो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल में नीचे आ रहा, ये कमेटी ने किसने रिकमेंड किया था, वो देख लो, सरकारिया कमीशन ने रिकमेंड किया था, ठीक है। और 1990 में बनी थी। इसके मेंबर्स कौन कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होता है, चीफ मिनिस्टर होंगे सारे स्टेट्स के। इंटरस्टेट काउंसिल है तो ऑब्वियसली चीफ मिनिस्टर होंगे। अब लेकिन यूनियन टेरिटरी भी तो होनी चाहिए, तो जैसे यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, जैसे कि दिल्ली हो गया, पुदुचेरी हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, वहाँ पर क्या है, वहाँ के जो यूनियन टेरिटरी है उनकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है तो उनके चीफ मिनिस्टर होंगे। और जहाँ पर काउंसिल ये लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, उनके एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, ठीक है। और गवर्नर होंगे स्टेट्स के अंडर प्रेसिडेंट्स रूल, और 6 सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है। बस ये इसकी ये कंपोजिशन पता चल गया। देखो अगला ही लिखा हुआ है 5 मेंबर ऑफ कैबिनेट वाला, इसके अगली लाइन में लिखा हुआ है काउंसिल इज अ रिकमेंडरी बॉडी, रिकमेंड करती है काउंसिल, बैठेंगे बातचीत करेंगे, रिकमेंडेशन देंगे कि हमारे बीच में ये कीजिए तो इससे और अच्छा कोऑर्डिनेशन, तो ये सिर्फ रिकमेंडेशन देते हैं, ठीक है। फिर 1 2 3 पॉइंट है, उसके बाद देखो नीचे रखा है काउंसिल में मीट एटलीस्ट ट्वाइस इन अ ईयर, मतलब एक साल में 3 बार काउंसिल ले सकते हैं। मीटिंग्स जो होती है कैमरा में होती है, और डिसीजन जो है कंसेंसस से लेते हैं, ठीक है। सारी स्टेट्स बैठी हुई आपस में बातचीत करते हैं और कंसेंसस से करता है। समझ आ गया, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग इंटरस्टेट। देखो पब्लिक एक्ट रिकॉर्ड, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए देख लो, आर्टिकल है 301 से 307, पार्ट कौन सा 13 है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। उसमें क्या है कि आर्टिकल 301 डिक्लेयर दैट ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी शैल बी फ्री, मतलब कहीं भी नहीं, किसी भी पार्ट में हम लोग जो है ट्रेड कर सकते हैं। आर्टिकल 301 में दिया हुआ है। उसके बाद देखो, ये देखो जोनल काउंसिल और नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, यही अपने जो है उसमें लिखा हुआ है। देखो इसी में लिखा हुआ है जोनल काउंसिल। जोनल काउंसिल का आगे, जोनल काउंसिल से रिलेटेड ही न्यूज में है। देखो जोनल काउंसिल क्या है कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जिसको किस एक्ट से बनाते हैं, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 1956 का, उससे बनाते हैं, ठीक है। द एक्ट डिवाइडेड कंट्री इनटू द 5 जोन्स। इस एक्ट के थ्रू जो है 5 जोन में जो है इंडिया को डिवाइड कर दिया। नॉर्थ जोन हो गया, ईस्ट जोन हो गया, वेस्ट जोन हो गया, साउथ सेंट्रल, अलग अलग 5 जोन में जो है डिवाइड कर दिया। While forming these zones, several factors have been taken into account, ठीक है। अब देखो इस जोनल काउंसिल जो होते हैं उसके हेड कौन होता है, होम मिनिस्टर्स का हेड होता है ना। चीफ मिनिस्टर्स होते हैं सारी स्टेट्स के, 2 मिनिस्टर फ्रॉम द ईच स्टेट, 2 मिनिस्टर होते हैं, और मतलब एक तो चीफ मिनिस्टर तो होता है, उसके अलावा भी 2 मिनिस्टर होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं यूनियन टेरिटरी के, और सारे मिनिस्टर। होम मिनिस्टर जो होता है इसका हेड होता है। वाइस चेयरमैन कौन होता है, ईच चीफ मिनिस्टर, मतलब जितने भी चीफ मिनिस्टर्स होते हैं वो सारे मेंबर होते हैं, उन्हीं में से एक चीफ मिनिस्टर जो है क्या बनता है, वाइस चेयरमैन बनता है। और रोटेट होते रहते हैं, मतलब कभी यूपी का, कभी बिहार का, कभी एमपी का, फिर रोटेशन बेसिस पर वाइस चेयरमैन बनते हैं, ठीक है। चेयरपर्सन कौन हो गया, होम मिनिस्टर हो गया। अच्छा, जनरल काउंसिल रिवाइज कर लेते हैं। जनरल काउंसिल क्या होती है, स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, कौन से एक्ट से बनती है, ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 1956, उस एक्ट के थ्रू जनरल काउंसिल बनती है, ठीक है। जनरल काउंसिल का हेड कौन होता है, होम मिनिस्टर होता है, और वाइस चेयरमैन कौन होता है, चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, जो कि रोटेशन के बेसिस पे बनते रहते हैं, ठीक है। जनरल काउंसिल कितनी है हमारे, 5 है ना, जो इंडिया है हमारा उसमें 5 जनरल काउंसिल, ठीक है। जनरल काउंसिल का भी वही काम होता है, ये लोग मिलते हैं और बातचीत करते हैं आपस में। ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं देखो जनरल काउंसिल के, एक बार मेरे ख्याल से एग्जाम में आया था कि जनरल काउंसिल के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो आप लोग देख लें इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। इमोशनल इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री, मतलब इमोशनली ताकि लोग जुड़े रहें, मिलेंगे बातचीत करेंगे तो इमोशनल अटैचमेंट तो हो जाता है ना, तो इसलिए
इमोशनल इंटीग्रेशन के लिए रीजनलिज्म और लिंग्विज्म। रीजनलिज्म का मतलब अपने रीजन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, ऐसा नहीं, ताकि मैं नेशनलिज्म की फीलिंग है उसको बढ़ाने के लिए जो है करते हैं वही है। इंटीग्रेशन, रीऑर्गेनाइजेशन वगैरह, कॉपरेशन, है ना, स्टेट्स और सेंटर के बीच में कॉपरेशन हो रहा है, इसलिए जोनल काउंसिल। जोनल काउंसिल समझ आ गया, फिर क्या आ गया होगा, इंटर स्टेट काउंसिल अलग है और जोनल काउंसिल अलग है। जोनल काउंसिल जो है स्टैट्यूटरी बॉडी है और इंटर स्टेट काउंसिल जो है क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 263 से बने हुए हैं। ठीक है, डिफरेंस याद रखना, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है दोनों में। उसमें जो है हेड जो होता है प्राइम मिनिस्टर होता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर हेड होता है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे जो है होम मिनिस्टर हेड होता है इसका। ठीक है, अब देखो ये तो हमारा जो मेन इंडिया है उसमें जो है जोनल काउंसिल्स होती है, लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट हमारा इंडिया है उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो अलग अलग होती है ना, अलग टाइप की प्रॉब्लम है नॉर्थ ईस्ट में। तो नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग काउंसिल होती है। पेज नंबर 15 पर हम आज का है नॉर्थ ईस्ट काउंसिल। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल जो बनती है वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनती है। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट है 1971, उससे बनाई गई है। इसमें कौन से, तो सेवन सिस्टर्स होते हैं, सारी 7 जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं होंगे और प्लस सिक्किम। ठीक है, 8 हैं इसमें। ये 8 लोग मिलते हैं आपस में, है ना, बातचीत करते हैं। ये सेम ही काम है दोनों का, बस इनका एक्ट अलग है, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्टर्न की प्रॉब्लम्स वगैरह सब अलग है, तो वो अलग एक्ट से बनेंगे। और खत्म हो जाएगा। अब देखो स्क्रीन पे आ जाओ मोबाइल की, देखो इसमें दे रखा है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, जो भी मैंने बताया सारा वही है इसमें, आप पढ़ लेना तो समझ आ जाएगा और अच्छे से। ठीक है, इसका जो चेयरमैन दे रखा है, देखो इसका चेयरमैन भी होम मिनिस्टर होता है। देखो अभी हमने पढ़ा था, एक तो स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 से बनी है, अभी हमने देखा था। 8 स्टेट्स है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, हमने देखा था। चेयरमैन कौन होता है इसका, होम मिनिस्टर होता है। वाइस चेयरमैन भी इसका अलग होता है थोड़ा सा, वहां पर चीफ मिनिस्टर होता था जोनल काउंसिल में। इसमें कौन होता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज डोनर, वो होता है इसका। इसमें मेंबर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये इंटरस्टेट काउंसिल रखे, ये हमने पढ़ा था। इंटरस्टेट काउंसिल आर्टिकल कौन सा है, 263। ठीक है, सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन पर सेटअप किया था, इनको बताया था अभी 1990 में सेटअप किया था, देखा था हम लोगों ने। रिकमेंडेशन देती है इंटर स्टेट, सेंट्रल स्टेट और सेंट्रल यूनियन के बीच में अगर कुछ लड़ाई वड़ाई होती है, डिस्प्यूट होती है ना, तो उसको शॉर्ट आउट करने के लिए। प्रमोट कोऑर्डिनेशन, है ना, बिटवीन एंड, है ना, ठीक है, कोऑर्डिनेशन वगैरह के लिए। परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये बात याद रखना है, ये उसमें नहीं दे रखा, इसमें दे रखा है परमानेंट नहीं है। हाँ हमने पढ़ा था उसमें, प्रेसिडेंट जो है टाइम टू टाइम, मतलब प्रेसिडेंट को जब लगे कि अब जो है ज्यादा डिस्प्यूट हो रहे हैं स्टेट्स के बीच में, तो प्रेसिडेंट कभी भी बना सकता है, तो इसलिए याद रखना ये परमानेंट नहीं है। ठीक है, प्रेसिडेंट जब मन करेगा तब बनाएगा। अभी देखा था हमने, चेयरमैन होता है, चीफ मिनिस्टर्स होते हैं सारी स्टेट्स के। चेयरमैन कौन सा है, प्राइम मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन टेरिटरी, एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, 6 कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। समझ आ गई, गवर्नर ऑफ द स्टेट्स बस। ठीक है, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द काउंसिल। ठीक है, क्या ये हमारा 21 तक, हाँ यहीं तक का टारगेट था हमारा। तो चलो मैं थक गई बहुत, 4 बज गए, अब आप लोग अपना पढ़ो। हाँ अब बताइए, आप लोग अपना माइक ऑन कर सकते हैं, बोल सकते हैं कुछ, किसी को कुछ बोलना है तो कुछ। ठीक है, कल करेंगे फिर बाकी का। हेलो, ओके, थैंक यू मैम। इट्स ओके, कल ना 2:30 बजे से करते हैं। ठीक है, समझ आया नहीं आया? यस यस मैम। आया समझ में। मुझे ऐसा लगता है ना, इतनी दूर रहते हैं सब साइलेंट हो जाते हैं, मुझे लगता है पता नहीं समझ में आ रहा है कुछ या नहीं आ रहा। आ रहा है। ठीक है चलो, बाकी का ना हम लोग कल करते हैं फिर। ठीक है, मैं जो चैप्टर्स हम लोग पढ़ने, देखो कल ना सुप्रीम कोर्ट पढ़ लेना। अभी 1 मिनट रुक जाओ, आप लोग मैं बता देती हूँ कल क्या क्या पढ़ना है। आप पहले पढ़ के आना, एक बार मैं क्लास पढ़ा दूंगी तो ना आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो कल तो इलेक्टोरल बोर्ड होने वाला है, ये तो इतना इम्पोर्टेंट है। आज कल ना जुडिशरी से रिलेटेड है सारा। तो देखो एक तो सुप्रीम कोर्ट मैम हाँ हेलो हाँ बोलिए। मैम, जैसे क्षेत्रीय परिषद के उद्देश्य वगैरह दे रखे थे, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हाँ एक बार देख लेना उनको, हाँ इम्पोर्टेंट तो है इसमें, मेरे ख्याल से ना एक बार पूछा हुआ है कि क्या क्या काम होता है इसका, तो आपको थोड़ा सा आइडिया तो होना ही चाहिए, है ना। अगर ठीक है, एक बार देख लेना, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है उसमें। कल देखो क्या पढ़ना है आप लोगों को, कल ना जुडिशरी पढ़ लेना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो ग्राम न्यायालय ट्राइब्यूनल वगैरह ना, वो वाला चैप्टर, एक सबऑर्डिनेट कोर्ट वाला, ये 3 चैप्टर पढ़ना। कल मैं भी पढ़ा दूंगी ये दोबारा से, तो रिवाइज हो जाएगा, और जो न्यूज में वो देख लेंगे। ठीक है, ठीक है चलो फिर, ओके बाय बाय। ओके मैम, बाय।
नहीं and